Hello students, welcome to all of you in physics online classes for BSc B.Ed first semester Bhagwati TT College, Gangapur City. Myself physics faculty Manish Sharma. Today we will discuss topic modulus of elasticity अर्थात प्रत्यास्थता गुणांक. विभिन्न प्रत्यास्थता गुणांक कौन कौन से हैं वो इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे. अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, द स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल is proportional to the applied stress within the elastic limit of that material. मतलब प्रत्यास्थता की सीमा में किसी भी पदार्थ के लिए प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है. अर्थात जब किसी मटेरियल पर प्रतिबल अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर बल आरोपित किया जाता है तो उसमें विकृति का मान भी बढ़ने लगता है. इस स्थिति में किसी मटेरियल के लिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अर्थात प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है. तो इससे हम प्राप्त कर सकते हैं स्ट्रेस इक्वल एक समानुपातिक स्थिरांक इंटू स्ट्रेन अर्थात प्रतिबल बराबर एक समानुपातिक स्थिरांक इंटू विकृति. तो इससे हम प्राप्त कर सकते हैं फॉर्मूला लैम्डा इक्वल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. लैम्डा क्या है यहाँ पर? लैम्डा है इलास्टिक मॉडुलस अर्थात प्रत्यास्थता गुणांक. और प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल और विकृति के अनुपात के बराबर होता है. यहाँ पर प्रतिबल क्या है? प्रतिबल किसी भी मटेरियल या किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल होता है जिसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. स्ट्रेस. स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है जब किसी मटेरियल पर फोर्स अप्लाइड किया जाता है, बल आरोपित किया जाता है तो यह विकृत हो जाती है अर्थात इसकी डायमेंशन यानी कि विमा में चेंज आ जाता है. तब विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा का जो अनुपात होता है वह विकृति कहलाता है. इस प्रकार स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रतिबल और विकृति का अनुपात इलास्टिक मॉडुलस या प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है. अब देखिए यहाँ पर अगर स्ट्रेस या प्रतिबल इसके स्थान पर लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेस हो, अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो और विकृति लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन या अनुदैर्ध्य विकृति हो तब यह अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है जिसको हम y से डिनोट करते हैं. इसी प्रकार जब स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस हो यानी कि अभिलंब प्रतिबल हो और विकृति नॉर्मल स्ट्रेन हो अर्थात अभिलंब विकृति हो तब अभिलंब प्रतिबल और अभिलंब विकृति का जो अनुपात है वह बल्क मॉडुलस कहलाता है. बल्क मॉडुलस यानी कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जिसे हम K से डिनोट करते हैं. इस प्रकार यदि स्ट्रेस के स्थान पर
शेयर स्ट्रेस हो, शेयर स्ट्रेस यानी अपरूपण प्रतिबल, और स्ट्रेन शेयर स्ट्रेन हो अर्थात अपरूपण विकृति हो, तब यह अनुपात लैम्डा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक कहलाता है, जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कितने प्रकार हैं। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 प्रकार होते हैं। इट हैज़ 3 टाइप्स। फर्स्ट, Young's modulus of elasticity. Second, bulk modulus of elasticity. Third, modulus of rigidity. यानी कि पहला होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और तीसरा होता है दृढ़ता गुणांक, या इसे हम अपरूपण गुणांक भी कहते हैं। यहाँ हम इसे 1 बाई 1 करके समझते हैं। पहला, यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। तो इसमें विद इन इलास्टिक लिमिट फ्रॉम हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट यानी कि प्रत्यास्थता की सीमा, एक लिमिटेशन होनी चाहिए। फोर्स जो अप्लाइड किया जाता है वह प्रत्यास्थता की सीमा में ही अप्लाइड किया जाए, तब द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन इज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या समझ में आया? प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल, कौन सा प्रतिबल? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति, इन दोनों का जो अनुपात होता है वह ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और इस अनुपात को यंग्स मॉडुलस कहते हैं। देखिए कांस्टेंट क्यों होता है इसका अनुपात? क्योंकि जब किसी भी वस्तु पर फोर्स अप्लाइड किया जाता है, फोर्स अप्लाइड किया जाता है नहीं कि एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल आरोपित किया गया है, वह प्रतिबल कहलाता है, और उसी अनुपात में वह वस्तु में विकृति उत्पन्न कर देता है। इसलिए ये दोनों ही अनुपात कांस्टेंट होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल ऑफ y। कैपिटल Y से यंग मॉडुलस को डिनोट किया जाता है। इसको हम डिफाइन करें तो y इक्वल लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन, अर्थात अनुदैर्ध्य प्रतिबल। क्या होता है ये? अनुदैर्ध्य प्रतिबल एंड अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात है वह यंग्स मॉडुलस कहलाता है। देखिए यंग्स मॉडुलस को हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक L लंबाई का मटेरियल लेंगे। इस मटेरियल को हम इसके एक सिरे को किसी दृढ़ आधार से कसकर, कहाँ से कसकर? दृढ़ आधार से कसकर इसको निलंबित कर देंगे। निलंबित करने के पश्चात इसके दूसरे सिरे पर फोर्स अप्लाइड करेंगे। फोर्स अप्लाइड क्या करेंगे? F इक्वल mg। हियर फोर्स इज वेट, तो यहाँ पर हमने वेट अप्लाई किया W इक्वल mg।
यह जो फोर्स आरोपित किया है यह इसके एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित होता है, जिससे इस मटेरियल की लंबाई, जो प्रारंभिक लंबाई है वो यहाँ पर कितनी ली गई है, स्मॉल एल ली गई है। वेट या भार आरोपित करने के पश्चात इसकी लंबाई बढ़कर एल डैश हो जाती है। इस स्थिति में इसकी लंबाई में जो परिवर्तन है वह डेल्टा एल इक्वल एल डैश माइनस एल प्राप्त होता है। इस स्थिति में यहाँ पर लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेस अर्थात अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल। बल कितना आरोपित किया गया है यहाँ पर, mg, और इसका ट्रांसवर्स कट एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, a है। इसलिए लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेस या अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमें mg/a प्राप्त होता है। इसी प्रकार लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन ये क्या होता है, ये होती है लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ और इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है, इन दोनों का अनुपात लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन या अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। तो समझ में आया लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन क्या होता है। उस मटेरियल के लिए इन वैल्यूज को हम y इक्वल लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन में रखेंगे तो हमें प्राप्त होता है mg/a अपॉन डेल्टा l/l, या इसको अपन हल करें तो हमें मिलता है mgl अपॉन a डेल्टा l। यहाँ पर इस मटेरियल के लिए सपोज दैट ये मटेरियल एक सिलेंड्रिकल वायर है, यह एक सिलेंड्रिकल वायर है, तब इसका क्षेत्रफल जो होगा वो a इक्वल पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पर r इस मटेरियल की क्या हो जाएगी, एक सिलेंड्रिकल वायर की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो हमें मिलेगा यहाँ पर y इक्वल mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा l। इस प्रकार हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए फॉर्मूला प्राप्त होता है। यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक की जो यूनिट होती है वह है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अर्थात देखिए यहाँ पर लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेस जो है इसकी विमा जो होती है या इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति की जो विमा होती है वो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, यानी कि लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई का अनुपात, इसलिए विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है। फलतः यहाँ पर यंग्स मॉडुलस या यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि विकृति एक विमाहीन राशि होती है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम SI सिस्टम में पास्कल कहते हैं। पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। इसलिए जो दाब का मात्रक होता है वही यंग प्रत्यास्थता गुणांक, या हम कहें यंग्स मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, सभी का मात्रक जो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं बल्क मॉडुलस, यानी कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अर्थात प्रत्यास्थता की सीमा में आयतन प्रतिबल, वॉल्यूम स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, आयतन प्रतिबल, तथा
आयतन विकृति वॉल्यूम स्ट्रेन का जो अनुपात है वह बल्क मॉडुलस या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल ऑफ के, कैपिटल के से इसको हम डिनोट करते हैं। देन वी गेट, यहाँ पर हम देखते हैं के इक्वल नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। हम यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस कह सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन को नॉर्मल स्ट्रेन कह सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है अभिलंब प्रतिबल और नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब होता है अभिलंब विकृति। इन दोनों का जो अनुपात है वह बल्क मॉडुलस या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी मटेरियल का एक स्फेरिकल या गोलीय आकार लेते हैं। कौन सा आकार? ये गोली आकार लिया गया है। यहाँ पर इस गोलाकार मटेरियल पर चारों ओर से समान फोर्स आरोपित किया जाए, चारों ओर से समान फोर्स आरोपित किया जाए। तो यह फोर्स जो आरोपित होगा ये एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर आरोपित होता है। इस स्थिति में यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो F अपॉन A होगा। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा? F अपॉन A होगा। ठीक है, जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस गोली मटेरियल के आयतन में क्या आएगा? चेंज आएगा। जैसे प्रारंभिक आयतन इसका क्या है? यहाँ पर प्रारंभिक आयतन यहाँ पर इसका कैपिटल V है। जब इस पर फोर्स अप्लाई किया तो इसका आयतन V से घटकर V' हो गया। तो इसके आयतन में परिवर्तन कितना हो जाएगा? इसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा V इक्वल V माइनस V'। ये इसके आयतन में परिवर्तन हो गया। ठीक है, और प्रारंभिक आयतन इसका कितना है? V है। तो नॉर्मल स्ट्रेन कितना होगा? आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, अर्थात डेल्टा V अपॉन V। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए हमने डिफाइन किया इसको नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, यानी अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। तो प्रतिबल कितना होगा? F अपॉन A, और आयतन विकृति कितनी होगी? अपॉन डेल्टा V अपॉन V। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा K इक्वल माइनस P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। यहाँ पर P क्यों लिखा है? P दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन ट्रांसवर्स कट एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। P इक्वल F/A। तो यहाँ पर F/A के स्थान पर P और डेल्टा V अपॉन V, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया गया है। एट लास्ट में हम इसको सॉल्व करें तो लास्ट में क्या मिलता है हमको? K इक्वल माइनस PV अपॉन डेल्टा V। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन क्यों लिया गया है? तो यहाँ पर देखिए, हियर नेगेटिव साइन शोज दैट व्हेन इंक्रीज इन द प्रेशर देन डिक्रीज इन वॉल्यूम, एंड व्हेन डिक्रीज इन प्रेशर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम। अर्थात मतलब क्या है, जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इस मटेरियल के लिए वॉल्यूम जो होगा, इसका आयतन होगा, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा या घटेगा। दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा। अगर दाब को हम कम करें तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि P समानुपाती 1/V होता है। दाब P और आयतन भी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पर P को बढ़ाने पर V घटेगा, P को कम करने पर V बढ़ता है। इसलिए यहाँ पर हमने
नेगेटिव साइन लिया हुआ है। ठीक है, तो आया आपके समझ में। तो हमें यहाँ पर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k इक्वल माइनस dv अपॉन डेल्टा v प्राप्त होता है। यहाँ पर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की यूनिट भी यंग्स मॉडुलस या यंग प्रत्यास्थता गुणांक की भांति न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। अब हम लास्ट में देखते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या अपरूपण गुणांक, क्या कहेंगे इसको हम? अपरूपण गुणांक, या इसको दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं। क्या है ये? अपरूपण गुणांक। अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक, और इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ईटा से। देखो डिफाइन करें इसको हम, क्या होगा? विदिन द इलास्टिक लिमिट the ratio of shearing stress to the corresponding shearing strain is called modulus of rigidity। अर्थात प्रत्यास्थता की सीमा में अपरूपण प्रतिबल, shearing stress का मतलब अपरूपण प्रतिबल, तथा shearing strain अपरूपण विकृति का जो अनुपात है वह मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या अपरूपण गुणांक कहलाता है, जिसे हम ईटा से शो करते हैं। तो यहाँ पर शियर कोएफिशिएंट यानी कि ईटा कितना होगा? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, अर्थात अपरूपण विकृति अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात शियर कोएफिशिएंट या अपरूपण गुणांक कहलाता है। देखिए, अपरूपण गुणांक को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एक घनी मटेरियल, क्यूबिक मटेरियल लेते हैं, एक घनी पदार्थ लेते हैं। इससे कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? यहाँ पर सेम है या समान है। जो क्यूब यहाँ पर लिया हुआ है, देखो किस प्रकार से लिया गया था? इसको इस प्रकार से लिया गया है। यहाँ पर इस क्यूब को इस प्रकार से लिया गया है। अब क्या किया गया है? यहाँ पर इसके एक पृष्ठ को क्या कर दिया गया? स्थिर किया गया है, यहाँ पर स्थिर रखकर, और इसके जस्ट विपरीत वाले पृष्ठ पर स्पर्शीय बल कैपिटल F आरोपित किया जाए। क्या किया जाए? इसके निचले पृष्ठ को यहाँ पर क्या कर दिया? कांस्टेंट स्थिर रख दिया, और इसके विपरीत वाले पृष्ठ पर स्पर्शीय बल आरोपित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में इसका निचला पृष्ठ अपरिवर्तित रहता है, लेकिन ऊपरी जो पृष्ठ है वह थोड़ा विकृत हो जाता है। अर्थात इसमें एक कोणीय विकृति थीटा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? कोणीय विकृति थीटा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर भी अपरूपण प्रतिबल वही F अपॉन A होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एक कांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आरोपित बल क्या कहलाएगा? यहाँ पर अपरूपण प्रतिबल कहलाएगा, शियर स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, अब विकृति क्या होगी? यहाँ पर इस स्थिति में विकृति का मापन कोण थीटा के आधार पर किया जाता है। इसमें कितना कोणीय विस्थापन आया है? ऊपरी पृष्ठ या ऊपरी फलक का निचले फलक की अपेक्षा कितना कोणीय विस्थापन हुआ है, जिसके द्वारा हम अपरूपण विकृति का निर्धारण कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर
थीटा, अगर थीटा जो एंगल है ये बहुत ही छोटा है, तो देखिए यहाँ पर इस ट्राइंगल में, इस त्रिभुज में हम टेन थीटा निकालें। क्या निकालें? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार। कोण के सामने की भुजा सदैव लंब होती है, तो यहाँ पर ये लंब कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन आधार इसका कितना है? एल। जो घन लिया है इसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल एल लंबाई की है, इसलिए टेन थीटा कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन एल। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर? ऊपरी फलक निचले फलक के सापेक्ष कितना विस्थापित हुआ है, वो है यहाँ पर डेल्टा एक्स। अब देखिए यहाँ पर अगर थीटा बहुत ही छोटा है, उस स्थिति में टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। देखिए टेन थीटा, साइन थीटा, थीटा अत्यल्प होने पर थीटा के तुल्य होते हैं। अगर कॉस थीटा है तो थीटा अत्यल्प होने पर कॉस थीटा 1 के तुल्य होता है। तो यहाँ पर टेन थीटा को हम क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। इससे हमको क्या मिलेगा? थीटा इक्वल डेल्टा एक्स अपॉन एल। तो देखिए यहाँ पर अपरूपण गुणांक ईटा जो होता है, ये होता है अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रतिबल यहाँ पर कितना है? एफ अपॉन ए, और अपरूपण विकृति कितनी है? थीटा। यहाँ पर अपरूपण विकृति की वैल्यू हमने यहाँ पर इस डायग्राम से प्राप्त कितनी है? कितनी है यहाँ पर? डेल्टा एक्स अपॉन एल। वैल्यू पुट करेंगे हम एफ अपॉन ए वाई, डेल्टा एक्स बाई एल, यानी कि ईटा इक्वल एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला हमें दृढ़ता गुणांक के लिए प्राप्त होता है, ईटा। इसकी यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। इस प्रकार हम विभिन्न इलास्टिक कोएफिशिएंट्स के 3 प्रकार हमने यहाँ पर देखे हैं: यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या दृढ़ता गुणांक। ये सभी इलास्टिक कोएफिशिएंट कहलाते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।